क्लास। आज आप चैप्टर कर रहे हैं अपवाद अंतर। हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम 4th पार्ट स्टडी करेंगे। 4th पार्ट किसके बारे में है? ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में देख लेते हैं। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है, इंडिया के कौन कौन से स्टेट को ये कहाँ से क्रॉस करते हुए जाती है और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपना पानी विसर्जित कर देती है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में एक ब्रह्मपुत्रा उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडोंग हिमनद में है। देखिए इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ पर है? कैलाश रेंजेस हैं। कैलाश रेंजेस में मानसरोवर झील है, ठीक है। वहाँ पर चेमायुंगडोंग हिमनद है, ठीक है। एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? चेमायुंगडोंग है। यहाँ से पूर्व दिशा में अनुधारीय रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क व समतल मैदानों में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तिब्बत में यह कितना एरिया कवर करती है? 1200 किलोमीटर एरिया कवर करती है। यहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक, ठीक है। तिब्बत की रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। तिब्बत में इसकी एक सहायक नदी कौन सी है? उसका नाम है रांगो सांगपो। मध्य हिमालय में नमचा बारवा के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए यह प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपथ में यह शीशंग तथा दिशंग के नाम से निकलती हैं। हिमालय के यदि गिरिपथ की बात करूं तो यह शीशंग तथा दिशंग के नाम से निकलती हैं। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो ये पॉइंट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अरुणाचल प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में सदिया जो है वो है एक कस्बा है और उस कस्बे में यह पश्चिम से नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग तथा सिकांग और लोहित मिलती हैं। देखिए दक्षिणी पश्चिमी नीचे की तरफ आती हैं, पश्चिम की तरफ यह मुड़ जाती हैं, ऐसे अरुणाचल प्रदेश में आते हुए और दक्षिण ऐसे मुड़ जाती है पश्चिमी उसमें। तो ये कहता है कि यहाँ इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो दिबांग तथा सिकांग और लोहित हैं और इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानी जाती है। देखिए इसे सांगपो नदी के नाम से तिब्बत में जाना गया है और यदि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा के नाम से भी जाना गया है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्यक सहायक नदियां आकर मिलती हैं। असम घाटी की बात करूं तो 750 किलोमीटर की यात्रा में बहुत सारी इसमें आके नदियां मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां बूढ़ी दिहिंग और धनसरी हैं। इसके बाएं तट पे, ठीक है, जो इसका लेफ्ट वाला कोस्ट है वहाँ पर बूढ़ी दिहिंग इसकी और धनसरी इसकी सहायक नदी हैं। जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, मानस व संकोस हैं। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में है एक पूर्ववर्ती नदी है। सुबनसिरी देखिए यह सहायक नदी है, ठीक है, और इसका जो उद्गम है वह तिब्बत में है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। देखिए सबसे पहले ये तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से असम और असम से यह कहाँ जाती हैं? बांग्लादेश में, और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है। सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना गया। इंडिया की यदि बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप राइट डाउन कर लेना, साथ में इसे लर्न कर लेना। ये और तीस्ता नदी इसकी दाहिने किनारे पर मिलती है। तीस्ता इसकी क्या है? ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी है जो राइट हैंड साइड से इसमें मिलती है। यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। पद्मा से यहाँ किसको जाना गया है? गंगा रिवर के जाना गया है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और पद्मा से मिलकर यह एक धारा में परिवर्तित हो जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ब्रह्मपुत्रा नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन इन तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अधिकतर सहायक नदियां जो हैं वह बड़ी हैं। ज़्यादातर इसमें बाढ़ क्यों आती हैं? क्योंकि जो इसकी सहायक नदियां हैं वो क्या हैं? काफ़ी बड़ी हैं। क्योंकि इसमें अधिकतर सहायक नदियां बड़ी हैं और उनकी जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। अब देखिए बात करते हैं
प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की। अभी तक हमने जो हिमालयन रिवर थी, ठीक है, जो हमारी नॉर्थ में थी, उनके बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे जो प्रायद्वीपीय, ठीक है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है, वहाँ से हम देखेंगे। तो देखिए, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। हिमालय तो एक हमारा नया पर्वत है, ठीक है, तो सबसे पुराना हमारा प्रायद्वीपीय पठार ही है। तो इसलिए जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है वह हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा अथवा उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल को खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। यहाँ पर देखिए, जो पश्चिमी तट है, ठीक है, उसके समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल को खाड़ी में गिरने से और प्रायद्वीपीय नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और तापी रिवर को छोड़कर अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहकर वो कहाँ जाकर गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का अंग हैं। देखिए, जो यहाँ पर हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की, ठीक है, गंगा नदी तंत्र जो है, गंगा नदी की मैंने कुछ सहायक नदियों के नाम आपको बताए थे। वो गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम क्या हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदियाँ जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये कहाँ से निकलती हैं? प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलती हैं और गंगा नदी में मिलती हैं। ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि यह एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं और बारहमासी भी नहीं है। बारहमासी नदी सिर्फ वही हैं जो हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें जो ग्लेशियर्स का भी पानी मिल जाता है और जो बरसात होती है उसका पानी भी मिल जाता है, और वे अपना मार्ग भी बदलती रहती हैं क्योंकि उनमें पानी का जो फ्लो है, जो अवसाद है, वो ज़्यादा होता है। और जो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये विसर्प नहीं बनाती हैं, अपना आकार नहीं बदलती हैं और ये बारहमासी नदियाँ भी नहीं हैं। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्गम विकास। अतः प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। देखिए, आरंभिक जो ट्रस्ट्री काल की यदि मैं बात करूं तो उसी के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिम पार्श्व का अवतलन हुआ एंड धसाव से, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इसे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्यतः सम्मानित योजना में गड़बड़ी हुई। दूसरा क्या है? हिमालय में होने वाले प्रोत्थान, जो हिमालय डे टू डे इंक्रीज हो रहा है, जिसकी हाइट बढ़ रही है, उसके प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम सब भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी जो इसने अपवाद कहे थे वो इन्हीं भ्रंश घाटियों से बहती हैं और अप्रद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही हैं, इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। थर्ड देखिए, इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड व उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया है। इसी वजह से, मतलब इसी काल की यदि बात करूं तो जो प्रायद्वीपीय खंड है उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व जो दिशा है, जो नीचे वाली ईस्टर्न है, उसकी तरफ झुक गया है। परिणाम स्वरूप इसका बंगाल की खाड़ी की ओर इसका उन्मुख हो गया है। ठीक है, जो यहाँ की नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं उसका रीज़न भी सबसे बड़ा यही है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से, अलग अलग रिवर्स के बारे में हम इंडिविजुअली स्टडी करने जा रहे हैं। महानदी देख लेते हैं। सबसे देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आप इसे मार्क भी कर सकते हैं और आप इसे अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन कर सकते हैं। महानदी का जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ है? रायपुर जिले में सिहावा
के निकट से निकलती है। छत्तीसगढ़ का जो रायपुर जिला है सिवाह नामक जगह के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बे ऑफ बंगाल में विसर्जित करती है। इस नदी की जो लंबाई है वो 851 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण अक्षेत्र कितना है, 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। जो नीचे वाला मार्ग है उसमें नौ संचालन भी होता है। इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में, वे 47% भाग उड़ीसा राज्य में है। देखिए कौन कौन से राज्य में, MP, छत्तीसगढ़, और 47 कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या लर्न करना है, ओरिजिन प्लेस, लेंथ, कैचमेंट एरिया कितना है इसका, और कौन कौन से स्टेट को ये क्रॉस करते हुए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड अपनी इम्पोर्टेंट रिवर की। सेकंड हमारी रिवर है गोदावरी नदी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, दिस वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है, और यदि मैं यहाँ बात करूँ कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, क्वेश्चन ये आ जाता है, तो वो नदी कौन सी है, गोदावरी रिवर है, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मैंने ये क्वेश्चन भी देखा है, SSC में देख रखा है। जो 12th के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उनमें मैंने देख रखा है ये क्वेश्चन। तो देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। गोदावरी रिवर का महाराष्ट्र स्टेट, आपको लोकेशन पता होगी, वहाँ पर जो नासिक जिला है वहाँ से निकलती है और बंगाल की जो खाड़ी है उसमें अपना जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। इसकी जो लंबाई है वह कुल कितनी है, 1465 किलोमीटर है। ठीक है, जिसका जल ग्रहण अक्षेत्र, कैचमेंट एरिया कितना है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी जल ग्रहण का 49% महाराष्ट्र में, 20% MP, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, लोकेशन क्या है इसकी, ये आएगी नासिक से MP से छत्तीसगढ़, देन आफ्टर आंध्र प्रदेश में एंट्री करती है। और इसके सहायक नदियों के नाम कौन से हैं, इसके सहायक नदियों के नाम हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। पोलावरम की दक्षिण में, जहां इसके मार्ग के निचले भाग में भारी बाढ़ें आती हैं, गोदावरी का एक सुदृश्य प्रपात की रचना करती हैं। इसके डेल्टाई भाग में नौचालन संभव है। राजामुंदरी के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक वृत्त डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए थर्ड रिवर के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड हमारी कौन सी है, कृष्णा रिवर है। सबसे पहले हमने पढ़ा महानदी के बारे में, सेकंड हमने पढ़ा गोदावरी के बारे में, और अब हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं कृष्णा रिवर के बारे में। कृष्णा रिवर जो है वह दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह सह्याद्री जो रेंजेस हैं महाबलेश्वर के निकट से निकलती हैं। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। गोदावरी की कितनी थी, 1465 थी, और ये कितनी है, 1401 है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल जल ग्रहण का 27% महाराष्ट्र में, गोदावरी का कितना था महाराष्ट्र में, 49% था। फिर ये महाराष्ट्र से कहाँ जाती है, कर्नाटका में इसका 44% है, एंड 29% इसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कितने स्टेट को क्रॉस कर रही है, 4 स्टेट को क्रॉस कर रही है। चारों स्टेट के आपको नाम याद होने चाहिए। और यहाँ यदि मैं गोदावरी की बात करूँ तो गोदावरी भी कितने स्टेट को क्रॉस कर रही है, ये यहाँ पर 5 स्टेट्स को क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये आप सारा का सारा लर्न कर लेना।